नमस्कार दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थार्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण। इससे पहले की वीडियो मैंने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखा था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे थार्नथ्वेट के बारे में। क्या कि थार्नथ्वेट ने अपना जो जलवायु का वर्गीकरण दिया था वो किस आधार पर दिया था और कैसे कैसे वर्गीकरण किया उसके बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं कोपेन के बाद थार्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण। इन्होंने 1931 में अपना दिया था, ये वर्गीकरण दिया था। उसके बाद में 1948 में इसमें संशोधन भी किया। तो इनका ये देखते हैं क्या है। आप पीछे कुछ डायग्राम वगैरह बने हुए हैं और कुछ इंडेक्स बने हुए हैं जिनके आधार पर ये अपना सिद्धांत बताते हैं। तो आइए देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले बात याद रखिएगा, इनके अनुसार जैसे कोपेन ने भी माना था, वनस्पति जलवायु की सूचक होती है और वनस्पति पर वर्षा तथा तापमान का प्रभाव पड़ता है। ये लाइन याद रखेगा। जो वनस्पति होती है वो जलवायु की सूचक होती है, मतलब जैसे वनस्पतियां होंगी उस वहाँ की जलवायु, हम लोग वहाँ की जलवायु का अंदाज़ा लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए कटीली वनस्पतियाँ पाई जा रही, मतलब कि जैसे कांटेदार वनस्पतियाँ, तो इससे पता चलेगा कि वहाँ पर बारिश कम हो रही होगी, तो वहाँ पर जलवायु जो होगी वहाँ पर कैसी होगी, शुष्क जलवायु पाई जाएगी। अर्थात वनस्पतियाँ जलवायु की सूचक होती हैं और वनस्पति पर वर्षा तथा तापमान का प्रभाव पड़ता है। और जो वनस्पतियाँ होती हैं उन पर तापमान और वर्षा का प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया अभी, जो वनस्पतियाँ कटीली हैं, कांटे उनमें, तो उस पर तापमान का प्रभाव है। तापमान एक तो वहाँ पर अधिक है उसका, इसलिए उसका प्रभाव है। दूसरा वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्षा कम होती है, तो इसी वजह से वहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ताकि क्या हो कि उनकी जो अंदर की नमी है वो बची रहे। अर्थात वनस्पति पर वर्षा तथा तापमान का प्रभाव होता है, ये बात याद रखेगा। और इन्होंने आगे चल करके बताया वर्षण प्रभाविता अर्थात प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस जो होती थी उसको जलवायु के प्रदेशों को की सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया। अर्थात वर्षण प्रभाविता के आधार पर इन्होंने क्या किया, जलवायु प्रदेशों की सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया इन्होंने। कैसे? वर्षण प्रभाविता आखिर होती क्या थी, वर्षण प्रभाविता क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। अर्थात वर्षण प्रभाविता क्या है कि संपूर्ण वार्षिक वर्षा का वह भाग जो वनस्पति के उत्पत्ति एवं विकास के लिए सहायक है उसको क्या बोलते हैं, वर्षण प्रभाविता बोलते हैं। इसी के आधार पर इन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात निकाला। और वर्षण प्रभाविता अनुपात क्या था, कुल मासिक वर्षा बटे कुल मासिक वाष्पीकरण, ये क्या था, वर्षण प्रभाविता अनुपात था। इसी वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर इसमें हम तापमान को भी सबको मिला के, तो इन्होंने क्या किया, 12 महीनों में जो पीई मतलब वर्षण प्रभाविता या प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के योग से वर्षण प्रभाविता सूचकांक इन्होंने तैयार किया। जिसको इन्होंने एक इंडेक्स के रूप में तैयार किया कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन से प्रदेश होंगे और कहाँ कहाँ पर ये पीई सूचकांक के आधार पर इन्होंने बताया। तो आखिर क्या था पीई सूचकांक, तो पीई सूचकांक क्या था, यही वर्षण प्रभाविता सूचकांक है ये। अब ये कैसे था, तो सबसे पहले याद रखिएगा इन्होंने 3 आधार बताए थे किसी भी जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण के लिए। इन्होंने सबसे पहले बताया था आर्द्रता, ताप, वर्षा, मतलब आर्द्रता ह्यूमिडिटी, तापमान और वर्षा के आधार पर इन्होंने बताया था। तो आखिर याद रखिएगा जो इन्होंने पीई इंडेक्स तैयार किया उसके आधार पर इन्होंने विश्व को प्रमुख 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। कितने? 5 जलवायु प्रदेशों में इन्होंने विभाजित किया था। वो कौन कौन से जलवायु प्रदेश थे उनके बारे में देखेंगे। और उसी के आधार पर, क्योंकि पीई इंडेक्स, अब देखिए इसमें क्या था कि ये जो इन्होंने फार्मूला वगैरह यूज किया, बहुत ही मतलब आप बहुत लंबे फार्मूला यूज करके इन्होंने बताया। तो फार्मूला वगैरह का तो ज़्यादा इसमें चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि पीई इंडेक्स जो इन्होंने निकाला था उसके लिए काफ़ी बड़े बड़े फार्मूले, मतलब गणितीय जो फार्मूलों का इन्होंने यूज किया था। आगे चल करके उन्हीं फार्मूलों के आधार पर इनकी आलोचना वगैरह भी की जाएगी, क्योंकि ये जो सिद्धांत है बताते हैं, जो फार्मूला बताते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आइए देखते हैं जो पीई के योग से वर्षण प्रभाविता सूचकांक जो तैयार किया था उसके आधार पर आर्द्रता प्रदेशों को 5 प्रदेशों में पूरे विश्व को विभाजित किया। पहला था ए था वेट, मतलब कि तर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जहाँ नमी रहती हो वहाँ पर ऐसा जो आर्द्रता प्रदेश वहाँ पर वनस्पति कैसी होगी, वहाँ पर वर्षा वन पाए जाएंगे। कैसे होंगे? वर्षा वन पाए जाएंगे। और उसका जो पीई जो सूची है उसमें इसका सूचकांक जो होगा वो 127 के ऊपर इन्होंने बताया। बी जो था वो ह्यूमिड था, मतलब आर्द्र था, यहाँ पर 1 पाए जाएंगे। इसका जो पीई सूचकांक में जो नंबर था वो 64 से 127 के ऊपर वर्षा वन था, 64 से 127 जो था वो 1 था। सी जो था वो सब ह्यूमिड था, मतलब उप आर्द्र, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते थे, इसका 32 से 63 है। और डी जो था वो अर्धशुष्क सेमी एरिड एरिया था, यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान, और इसका जो एरिया, इसका जो पीई सूचकांक है वो 16 से 31 के बीच में है। फिर ई पर जिन्होंने बताया वो बताया शुष्क, मतलब मरुस्थल। इसका पी जो सूचकांक में देखेंगे तो इसका जो नंबर था वो 16 से कम था।
ये इन्होंने बताया आर्द्रता प्रदेश। तो ए बी सी डी ई, मतलब आपको ये अंदाजा हो गया होगा, जहां पर खूब बारिश हो रही होगी वहां पर ए प्रकार के ए आर्द्रता प्रदेश होगा, जहां पर थोड़ी कम है आर्द्रता है वहां पर बी होगा, और जहां पर सब ह्यूमिड उप आर्द्र जो होगा वहां पर सी होगा, अर्ध शुष्क में डी होगा, ई में शुष्क होगा। ये आप क्लियर हो गया होगा आपको। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखेंगे ताप के आधार पर। ताप के आधार पर इन्होंने क्या किया वो भी बिल्कुल ठीक ही इन्होंने थर्मल इफिशियंसी के आधार पर इन्होंने निकाला, जो थर्मल इफिशियंसी जो ताप दक्षता था उसी के आधार पर इन्होंने टीई इंडेक्स निकाला। टीई इंडेक्स में इन्होंने निकाला था और बिल्कुल ठीक ठीक है, पीई इंडेक्स के बिल्कुल बराबर ही था। जैसे टीई इंडेक्स बिल्कुल पीई जैसा था 116 से 0 से 127, वैसे ये भी था। अब इसमें देखेंगे तो क्या था, तो तापीय दक्षता थर्मल इफिशियंसी के आधार पर, तापमान के आधार पर इन्होंने बताया कि ए डैश, इन्होंने डैश शब्द का यूज किया, मतलब कि ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश, इसके आधार पर इन्होंने बताया। तो ए डैश जो था वो उष्णकटिबंध के लिए था, मतलब जहां पर उष्णकटिबंध होगा वहां पर क्या होगा, ए डैश पाया जाएगा। क्या ए डैश, तो ए डैश क्या था, उष्णकटिबंधी, मतलब यहाँ का जो टीई इंडेक्स था वो 127 के ऊपर था। तो क्या था, टीई इंडेक्स 127 के ऊपर। उसके बाद बी डैश मध्य तापी मीजोथर्मल 64 से कितना 127 के बीच में, मतलब 100, आप इसको ले सकते हैं कि 126 मान लीजिए, ये क्या था 126 था, ये 126। और जो ये था वो सी डैश जो था वो सूक्ष्म तापी माइक्रोथर्मल 32 से 63 के बीच में, 32 से 63 के बीच में। और डी डैश टैगा 16 से 31, ई डैश टुंडा 1 से 15, एफ जो था हिमाच्छादित 0। अब देखिए टीई इंडेक्स वगैरह आपको इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन अब जब किसी से पूछा जाए कहाँ पर थ्वेट के वर्गीकरण के अनुसार से कहाँ की जलवायु कैसी पाई जाएगी, तो आपको ये शब्द जरूर याद रखने हैं। जो ये मैंने बताया 6 प्रकार थे, कितने थे 6। एफ डैश हिमाच्छादित फ्रॉस्ट 0 था इसका। अब देखिए इसमें प्रश्न आ सकता है कि इन्होंने कितने तापीय क्षेत्रों में, मतलब पूरी पृथ्वी को देखें तो कितने इन्होंने तापीय दक्षता, कितने तापीय क्षेत्रों को इन्होंने बताया था, तो कितने थे 6 थे। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश, तो इतने याद रखेगा तापीय दक्षता। इसके बाद इन्होंने बताया वर्षा के आधार पर। वर्षा के लिए इन्होंने स्मॉल लेटर का यूज किया, आर शब्द इन्होंने यूज किया, वहाँ जहाँ पर वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में वर्षा पाई जाती है उसके लिए आर, स्मॉल में आर। और स्मॉल एस जो था वो ग्रीष्म काल में न्यून वर्षा, मतलब न्यूनतम वर्षा जहाँ पर ग्रीष्म काल में होती हो उसको इन्होंने एस बताया। डब्लू को इन्होंने बताया शीतकाल में न्यून वर्षा, मतलब न्यूनतम वर्षा जब शीतकाल में होती है उसके लिए स्मॉल डब्लू का यूज किया। और स्मॉल डी का सभी मौसम में न्यून वर्षा के लिए इन्होंने डी का यूज किया। तो ये बिल्कुल यही हो गया थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण। मतलब कि जैसे देखिए कि सबसे पहले याद रखना है आपको आर्द्रता प्रदेश, ताप, वर्षा, आर्द्रता, ताप, वर्षा याद रखेगा, आर्द्रता, ताप और वर्षा। इन्होंने आर्द्रता को काफी ज्यादा जोर दिया था, आर्द्रता, ताप और वर्षा। आर्द्रता, ताप और वर्षा के आधार पर इन्होंने बताया, तो अभी याद रखेगा। और अब जान ही रहे आर्द्रता जो होती है, तापमान और वर्षा सब प्रभावित होते जान ही रहे। तो अब इसी के आधार पर पूरा जो वर्गीकरण किया गया है उसको हम वर्ड के मैप पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे तो आप कैसे बताएंगे। वैसे तो आप ये सब पढ़ चुके हैं कि अब जैसे हम मान लेते हैं कोई मरुस्थलीय क्षेत्र, एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थल मतलब सहारा का मरुस्थल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल कैसा होगा आप बताइए, सहारा मरुस्थल कैसा होगा, शुष्क होगा। तो शुष्क का ई उठा लीजिए यहाँ से, शुष्क का ई उठा लीजिए यहाँ से, आर्द्रता के मामले में बिल्कुल शुष्क है। अब इसमें आएंगे तो ये किस क्षेत्र में पड़ेगा, अब आप देखें तो किस क्षेत्र में पड़ेगा, तो ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश। तो इसमें देखिए अब ये किस में आता है, ये आता है उष्णकटिबंध में। तो सहारा का मरुस्थल किस में पड़ेगा, उष्णकटिबंध में। तो ई मैंने लिख दिया था उधर से, शुष्क था, और ये कैसे आ जाएगा, उष्णकटिबंध में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ए डैश लिख देंगे। वर्षा के मामले में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सहारा मरुस्थल में कब वर्षा होती है, ठंडी में होती, गर्मी में होती है, कभी नहीं होती। तो आपको पता है कि सहारा मरुस्थल में कभी भी वर्षा नहीं होती। तो यहाँ से उठाइए डी, मतलब सभी मौसम में न्यून वर्षा। तो इसका उठा लीजिए डी, ई ए डैश डी। तो ई ए डैश डी जो है वो सहारा मरुस्थल के बारे में बता रहा है। अब हम कोई और एरिया ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कांगो का एरिया ले लेते हैं। कांगो का कोई वर्षा वन, जब जाने ना जायरे का वन जिसको बोलते हैं कांगो, तो उसको हम ले लेते हैं। अब उसमें जब हम देखेंगे तो हम सबसे पहले याद रखें कि कांगो में कौन सी ए पाया जाएगा, मतलब कि वर्ष भर वर्षा रहती है। ए कहाँ पर, कांगो में। ए मैंने उठा लिया यहाँ से ए। अब उसके बाद हम आएंगे, अब कांगो पड़ेगा कहाँ, कांगो तो ये वाला एरिया हो गया कांगो का,
कांगो पड़ेगा किसमें, उष्णकटिबंध में पड़ेगा। किसमें, उष्णकटिबंध में पड़ेगा कांगो। तो उष्णकटिबंध के लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, उष्णकटिबंध के लिए यहाँ पर दिया हुआ है ए डैश, यहाँ पर हम लिख देंगे ए डैश। अब उसके बाद हम देखेंगे कांगो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो वहाँ पर वर्षा क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में, वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। तो यहाँ से उठाएंगे हम क्या, अब एक तो यहाँ से मैंने आर्द्रता का ले लिया, तापीय दक्षता लिया, वर्षा में आई। अब इसमें से ढूंढिए ऐसा कौन सा है जिसमें से वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो आर लिखा हुआ है, वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में वर्षा, तो हम आर ले लेंगे और यहाँ पर जो एरिया बन जाएगा ए डैश आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी वर्षा, कांगो के आसपास का जो भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र। तो इसी तरीके से आप कहीं का भी उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए भूमध्य सागरी उठा लीजिए, भूमध्य सागरी। तो भूमध्य सागरी को हम देखेंगे तो कैसे हो, भूमध्य सागर मतलब आप इसको भूमध्य सागरी जलवायु जहाँ पर पाए थे उसके संदर्भ में हम देखेंगे। तो उठाइए देखिए कैसे कैसे आएगा। भूमध्य सागरी में याद रखिएगा कि सबसे पहले याद रखिए कि आर्द्रता होती है, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे पहले हम उठाएंगे बी ले लेंगे, सॉरी ये इसमें कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें से देखेंगे तो आर्द्रता बहुत ज़्यादा वन वगैरह नहीं पाए जाते, घास के मैदान के आसपास का क्षेत्र होता है। तो यहाँ से हम उठाएंगे और भूमध्य सागरी जलवायु, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया और ये हो गया और ऊपर के आसपास का क्षेत्र, तो यहाँ से हम बी उठाएंगे और यहाँ से बी उठाएंगे भूमध्य सागरी। तो यहाँ से उठाया मैंने, क्या उठाया, भूमध्य सागरी के लिए यहाँ से मैंने उठाया बी। और बी के बाद में हम जब इसमें देखेंगे तो बी के बाद में इसमें देखेंगे तो ये किस में आएगा, ये मीजोथर्मल मध्य तापी मतलब मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में आता है। तो यहाँ से मैंने उठाया बी डैश। अब इसके बाद में जो भूमध्य सागरी जलवायु की विशेषता है कि शीतकाल में अधिक वर्षा होती है, तो ग्रीष्मकाल में न्यून वर्षा मतलब शीतकाल में अधिक वर्षा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस उठा लेंगे, यहाँ से क्या उठाएंगे, एस, स्मॉल एस। तो बी डैश एस उठाएंगे और यहाँ पर जब देखेंगे तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में मतलब भूमध्य सागरी जलवायु के लिए बी डैश एस ही होता है। तो उसको याद रखिएगा, बी डैश एस क्या होता है, भूमध्य सागरी जलवायु को बता रहा है। इसका ठीक उल्टा जो होता है वो चाइना टाइप क्लाइमेट होता है। जैसे हम इसी को उठा करके चाइना टाइप क्लाइमेट में जोड़ें तो चाइना टाइप क्लाइमेट में देखेंगे तो बी डैश तो सेम हो जाएगा, लेकिन जो इसका उल्टा जब हम देखेंगे तो बी डैश के बाद में जब देखेंगे तो इसका शीतकाल में जब न्यून वर्षा होती है, शीतकाल में न्यून वर्षा, तो वहां पर हम उसको जहां पर मैंने एस लिखा था इसको उठा करके डब्लू कर देंगे स्मॉल में। तो ये क्या हो जाएगा, चाइना टाइप क्लाइमेट, शीतकाल में न्यून वर्षा मतलब कि बी डैश डब्लू स्मॉल में डब्लू, ये क्या हो जाएगा, चाइना टाइप क्लाइमेट होता है। चाइना टाइप क्लाइमेट इस तरीके से ये होता है। तो इसका अब ये बहुत ज़्यादा तो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपको प्रश्न आ सकता है कि आप बताइए कि कितने आर्द्रता प्रदेशों में बांटा गया, तो कौन से हैं, तो याद रखिएगा 5। कितने तापी प्रदेशों में, तो ये कितने तापी दक्षता के आधार पर कितने पार्ट में, तो 6 पार्ट में बांटा गया। वर्षा के कितने प्रकार बताए गए, वर्षा के 4 प्रकार बताए गए, आर एस डब्ल्यू डी, ये याद रखेगा। अब इसमें से कहीं का भी आपको आ जाए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आर्द्रता प्रदेश में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब हम बात करें, कोई भी आप ले लीजिए, स्टेपी को ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अर्ध शुष्क हो गया, शुष्क हो गया, कुछ भी आप अपने हिसाब से निकालेंगे तो आप निकाल ले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं का भी उठा लीजिए, या मान लीजिए हम बात करते जैसे स्टेपी घास के मैदान है या प्रेरी को ले लीजिए, तो ये वाला एरिया ले लेंगे तो कैसा होता है, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। अब इसका भी आप निकाल सकते हैं, प्रेरी घास के मैदान है तो घास के मैदान के लिए मैंने ये वाला उठा लिया, यहाँ से क्या, ये मैंने उठा लिया सी, यहाँ से उठाया हमने सी, सभी में उपाद घास के मैदान है, सी हमने उठा लिया। और उसके बाद में उप आर्द्र, अब इसमें देखो स्टेपी और इसके बीच में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अगर जो भूमध्य रेखा के थोड़ा पास मतलब कि कर्क के आसपास है तो आप सब ह्यूमिड लगाएंगे, लेकिन जैसे थोड़ा और उत्तर में जाएंगे तो आप उसको स्टेपी लगाएंगे। तो मान लीजिए हम बात करते हैं इस एरिया में, तो यहाँ पर हमने उठा लिया सी के बाद में अगर जो हम बात करेंगे तो ये किस एरिया में आएगा, तो आप इसको इसके आधार पर देखें, तो इसके आधार पर हम देखेंगे तो हम यहाँ से उठा लेंगे बी डैश। और उसके बाद में वर्षा की बात करेंगे तो अगर जो बात करेंगे तो ग्रीष्म काल में न्यून वर्षा, शीतकाल में न्यून वर्षा है, सभी मौसम में न्यून वर्षा। तो स्टेपी की क्या विशेषता है उसके बारे में देखेंगे, तो स्टेपी में देखेंगे तो शीतकाल में न्यून वर्षा की अगर जो बात करेंगे तो इसका ठीक
शीतकाल में न्यून वर्षा, मतलब डब्लू यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ से उठा करके क्या कर लीजिए, डब्लू कर लीजिए। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये कि आप कहीं के भी क्लाइमेट को, लेकिन सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको सबसे पहले जानना होगा कि वहाँ का क्लाइमेट है कैसा। अब इसमें इन्होंने बहुत सारे डिवीजन इन्होंने किए थे, अब एक एक के बारे में अब ज़्यादा डिटेल में अब जैसे बात करें कि ई डैश एस क्या है, ए के आधार पर हम ए को यहाँ से लें, फिर ए डैश, ए बी डैश, ए सी डैश, ए डी डैश, ए ई डैश, ए एफ डैश, इसके बाद में ए डैश आर, ए डैश एस, ए डैश डब्ल्यू, इसी तरीके से डिवीजन करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसके आधार पर मैंने बताया था, लेकिन और बहुत ज़्यादा इसमें आपको जानना नहीं है, जितना जानना था वो मैंने आपको बता दिया। जो मैंने बताया इसी के आधार पर आपको समझना है, बस इतना ही याद रखिएगा, इन्होंने इतना बताया था बस। इसके बाद का जो जलवायु वर्गीकरण आएगा उसमें हम बात करेंगे टिबार्था का जलवायु वर्गीकरण, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। या कि टिबार्था में लगभग इसी जैसे सब दिखेंगे, कुछ भी स्पेशल नहीं है। जैसे ये बहुत ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं होता, लेकिन बात है कि थोड़ा सा ये जो शब्दावलियों का यूज किया जाता है, मतलब ABCD करके, आप तो इसमें आप थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि ए कहाँ होगा, बी कहाँ होगा, सी कहाँ होगा, डी कहाँ होगा, उसके क्या क्या है उसके बारे में। और कभी कोई पूछ लिया जाता है कि भूमध्यसागरीय जलवायु में कौन से कोड का यूज किया जाएगा, कि मतलब क्या है भूमध्यसागरीय जलवायु के लिए कौन से शब्द का यूज किया जाएगा। या मान लीजिए पूछे चाइना टाइप क्लाइमेट के लिए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार क्या होगा, तो ये इसमें आपको दिए रहेंगे, तो आपको ऑप्शन जैसा रहेगा आपको उसी तरीके से करना रहता है। बाकी अगर जो प्रश्न आ जाए कि थानथोट का जलवायु वर्गीकरण समझाइए, तो यही उठा करके लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यही रही बात, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टिबार्था का जलवायु वर्गीकरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।